नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। स्वागत है आपका। और मेरे पीछे चाय की इस रेडी से आपको कुछ कुछ समझ आ ही रहा होगा। चाय के इस रेडी की मौजूदगी का मतलब है चाय होगी और चाय के साथ होगी कुछ गर्मा गर्म गॉसिप, जिसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं चर्चा। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे खास मेहमान राकेश जी। और इसी बीच चाय को लेकर चर्चा करेंगे। राकेश जी, आपका स्वागत है। कल पहले चरण का चुनाव हुआ था, उसको लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन चाय की प्याली के साथ हमारे तमाम सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे। चाय की प्याली होगी, हमारे सामने गर्मा गर्म मुद्दा भी है बिहार का चुनाव। और जिस तरीके से कल पहले चरण के लिए मतदान हुआ, इतिहास इस बार जनता ने रचा है। जिस तरीके से वोट डालते हुए नजर आए थे, एक्टिवनेस यहाँ पर खास तौर पर नजर आई थी। तो सियासी पारा भी लगातार बढ़ रहा है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव में बुर्के में मतदान करने को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। पहले चरण के मतदान में बुर्का विवाद फिर से गहरा गया है। मुस्लिम महिलाएं बुर्के में मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंच गईं। बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान नहीं हो, चुनाव आयोग इस बात को लेकर सजग है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बुर्के में फर्जी मतदान के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा कि बुर्के में शक हो तो चेहरा चेक किया जाना चाहिए। बुर्का पहने महिलाओं की कड़ाई से जांच होनी चाहिए ताकि वोटिंग में धांधली न हो पाए। ये पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है। भारत में शरिया कानून लागू नहीं होता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक पहचान हो। गिरिराज सिंह ने बुर्के में महिलाओं की पहचान करने का विरोध करने वालों को भी जवाब दिया और कहा कि इन्हें हर वक्त मुस्लिम ही क्यों दिखता है। हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुर्का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा। गिरिराज सिंह ने उन वजहों की भी बात कही जब मुस्लिम महिलाओं को बुर्के में होने के बाद भी अपनी पहचान दिखानी होती है। गिरिराज सिंह ने भारत में चुनाव आयोग के नियम लागू होने की बात करते हुए मीडिया से पूछा, बुर्के में महिला आधार कार्ड बनवाने जाती हैं तो क्या चेहरा नहीं दिखाती? जब वह एयरपोर्ट या कहीं और रिजर्वेशन कराने जाती हैं तो क्या चेहरा नहीं दिखाती? जब वह सरकारी योजनाओं का लाभ लेने जाती हैं तो क्या चेहरा नहीं दिखाती? हालांकि इस बीच लखीसराय में बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की कार पर पथराव हुआ है। विजय कुमार सिन्हा ने पथराव के लिए सीधे तौर पर आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया। विजय कुमार सिन्हा के आरजेडी पर आरोप को मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी ने वोट शेयर बढ़ाने के लिए विजय सिन्हा पर ही पथराव की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। और वो सब से हमको क्या, उनका हक थोड़ी है। हमरा तो पूरा खानदाने का हक है वोट डालने का। उनका हक कहाँ से आ गया? वो तो बाहर में दे देंगे, उनका परिवार बाहर में देगा। ये जो है ना, देख रहे हैं, पूरा खानदान के साथ दिए हैं। गर्व है कि मेरे साथ पूरा क्या कहता है जो खानदान है, पूरा मोकामा परशुराम की धरती और पूरे ससुर भैंसुर सास देखिए यहाँ है, सब मिल करके वोट डाले हैं। वो दे देंगे क्या? उनका परिवार देगा यहाँ पर मोकामा में? ये बताइए। हम तो पूरे खानदान के साथ गर्व से कहते हैं कि परशुराम की बहू है। बहरहाल गिरिराज सिंह ने बिहार चुनाव में फर्जी मतदान के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और बुर्के में वोट डालने पहुंच रही महिलाओं के पहचान पर जोर दिया। हालांकि एनडीए के सहयोगी एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इसे बेवजह हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाने की कोशिश करार दिया। चिराग ने भारी संख्या में मतदाताओं से वोट डालने और लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा लेने की अपील की।
देखिए, ये बिना मतलब के ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बात है। फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए मतदान के। थैंक यू। गिरिराज सिंह के बयान पर इंडिया न्यूज ने जब जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी से सवाल पूछे तो उन्होंने गिरिराज के बुर्के उठाकर जांच वाले बयान पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने ये बात कही है चुनाव के दौरान। उन्होंने कहा कि अगर फर्जी वोटिंग हो रही है तो बुर्का उठा करके जांच होनी चाहिए। नहीं, कोई फर्जी वोटिंग नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का चुनाव से पूर्व पराजय स्वीकार करने का तरीका है। ऐसा ही उन्होंने हरियाणा में कहा था, ऐसा ही उन्होंने महाराष्ट्र में कहा था, और ऐसा ही वो बिहार में कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गई। जबकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन किया और कहा कि अगर फर्जी वोटिंग हो रही है तो पहचान जरूर होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि इस मामले में सांप्रदायिक तड़का नहीं लगाना चाहिए। चुनाव आयोग ने भी बिहार चुनाव से पहले कहा था बुर्के में वोट डालने वाली महिलाओं की पहचान होगी। आंगनबाड़ी की सेविकाएं बुर्का पहनी महिलाओं की पहचान करेंगी। धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए पहचान की जाएगी। वोटर कार्ड और चेहरे का मिलान किया जाएगा। बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। चुनाव में फर्जी वोटिंग के आरोप पहले भी कई बार लगते रहे हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, फर्जी वोटिंग रोकने की मांग सभी उठाते रहे हैं। हालांकि ये भी सही है कि बुर्के की आड़ में अगर पहचान नहीं हो तो फर्जी वोटिंग की राह आसान हो जाती है। बीजेपी की छवि हिंदुत्ववादी मानी जाती है, इसलिए बीजेपी सीधे सीधे मुसलमानों को लेकर बयान दे सकती है या देती भी रही है, लेकिन बाकी दलों के लिए मुस्लिम वोट छिटकने का डर बना रहता है। इसलिए भी इस मामले में बाकी दल बचते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो राकेश जी, रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई और कल वाकई बिहार की जनता ने इतिहास रच दिया है। 36 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वहां पर जिस तरीके से एक्टिवली इस बार वोट करते हुए लोग नजर आए, जिस तरीके से एक ठप्पा हमेशा से बिहार पर रहता था कि जाति के आधार पर वोटिंग होती है, कल हमने देखा युवा कितने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, अपने मुद्दों को कितना क्लियरली सामने रख रहे थे और इन्हीं मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करते हुए नजर आए। देखिए, दुनिया को लोकतंत्र देने वाले बिहार की धरती ने इस बार जिस तरह से इतिहास का एक नया अध्याय जोड़ा है, और अब तक 1952 के बाद से अगर बात करें तो अब तक इतनी मतलब करीब करीब 65% से ज्यादा जो है वहां पर मतदान होना पहले चरण में, ये साफ दिखाता है कि आखिरकार जो मतदाता हैं किस तरह से जागरूक हैं। लेकिन जो अब तक का स्थापित सिद्धांत रहा है, जैसा अलग अलग विशेषज्ञ जो इसको मानते हैं कि अगर 10%, क्योंकि पिछले बार से जो चुनाव जो मतदान हुआ है पिछले से 10% करीब करीब विधानसभा, पिछले विधानसभा और लोकसभा से 10% के आसपास जो है ये बढ़ोतरी देखी गई है। तो इसमें क्या सत्ता विरोधी आखिरकार, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर इतनी संख्या में होता है तो सत्ता जो पार्टी सरकार में है उसके खिलाफ जाती है, लेकिन उसके पीछे 2-3 कारण है जो कि क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ इस तरह के कोई वहां पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं चल रहा था। साथ ही साथ जो उन्होंने 2 योजनाएं की बात करें, महिला के 10,000 रुपये खाते में दिया जाना, क्या उसका प्रभाव था? साथ ही साथ उन्होंने जो वृद्धा पेंशन में कई स्कीम की घोषणा की, क्या उसका इम्पैक्ट था? दूसरी तरफ जो है जो ग्राउंड से बातें आ रही हैं उसके मुताबिक कि
तेजस्वी ने जो घोषणा की थी 1 करोड़ नौकरी का, प्रत्येक घर जो है एक सरकारी नौकरी का, क्या उसका असर था? तो इन तमाम चीजों को लेकर ये कहा जा रहा है। लेकिन जो ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर हैं, इस पे डिटेल रिपोर्ट हमें ग्राउंड जीरो से लेना चाहिए कि आखिरकार ग्राउंड परिस्थिति क्या है, क्योंकि हमारे पास भी मैं कई जिला अधिकारियों से बातचीत की है, तो मुकाबला काफी रोचक है। और इसमें जो पहले चरण के चुनाव में एनडीए की बढ़त, हमारे पास जो टोटल जानकारी आ रही है 121 में एनडीए की बढ़त। खैर, कल के वोटिंग पैटर्न से एक बात तो साफ है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है। और जिस तरीके से राकेश जी ने भी जिक्र किया, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि कल वोटिंग का कैसा ट्रेंड देखने को मिला है, कितना परसेंटेज वहां पर रहा, क्योंकि वाकई इस बार बिहार की जनता ने इतिहास रच दिया है। हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से, रितेश, आनंद और शैलेंद्र, तीनों का मैं रुख करूंगी एक एक करके और ये जानने की कोशिश करूंगी कि मुद्दे तो देखिए हमने तमाम सुने। शैलेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। कल हमने देखा किस तरीके से एक्टिवली जनता वोट डालती हुई नजर आई थी, खासतौर पर युवा बेहद एक्टिवली वहां पर जातिवाद को छोड़कर अपने मुद्दों को सामने रखते हुए यहां पर वोट डालते हुए नजर आए। क्या ट्रेंड नजर आ रहा है? देखिए, साफ तौर पे है ये ट्रेंड ये दिखाता है कि जो भी होगा लैंडस्लाइड होगा, यानी कि बीच वाली कोई चीज़ होने वाली नहीं है। आज सुबह से या कहें कि कल शाम से जितने लोगों से बात हो रही है, सत्ता पक्ष इसे अपने पक्ष में मान रहा है, विरोधी यानी जो विपक्ष है, महागठबंधन है, वो अपने पक्ष में मान रहा है। और विशेष बात यह है, कॉम्बिनेशन नए बने हैं, चेहरे नए आए हैं और नई चीज़ें इंक्लूड हुई हैं। यानी प्रशांत किशोर आए हैं, अगर उधर कहें तो महागठबंधन में आईपी गुप्ता आए हैं, और अगर एनडीए की बात करें तो इधर चिराग पासवान आए हैं और आए हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो एक पोलराइजेशन की बात होती है कि पोलराइज वोट पड़ा हुआ है। और विशेष बात ये है, कई जगह से कई बूथों से हमने आज सुबह जो बात हो रही थी अलग अलग, चाहे वो मुंगेर की बात हो, चाहे लखीसराय की बात हो, और चाहे मुजफ्फरपुर की बात हो, गोपालगंज की बात हो, इन सब जगहों पर, समस्तीपुर की बात हो, तो ये जो बेल्ट रहा है, कई पोलिंग बूथ ऐसे रहे हैं, या कहें कि जो जातीय समीकरण यहाँ कहा जाता है, तो जातियों के आधार पर जो वोट पड़ते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि पहले से भी कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो एग्रेसिव होकर वोट डालती हैं, लेकिन इस बार उनका एग्रेशन और ज़्यादा था। 84-85% तक जो बूथों पर वोट पड़े हैं, तो वो निर्णायक साबित होंगे। तो साफ तौर पे है कि अब जो चीज़ें आ रही हैं, अभी ये कहना कि इसके पक्ष में है या इसके पक्ष में है, क्योंकि ये पूरा एक ट्रेंड ये दिखा रहा है कि जो भी होगा वो एक तरफा होगा, और एक तरफा ऐसा होगा कि आप ये तमाम मुद्दे या फिर उनको उम्मीदें कहा जा सकता है। जिस तरीके से इन उम्मीदों के तहत यहाँ पर वोट डाला गया, पीएम मोदी ने यहाँ पर लगातार अपील भी की थी कि पहले मतदान फिर जलपान, और उसका भी खासा असर देखने को मिला। आनंद, मैं आपके पास आऊंगी। कांग्रेस दफ्तर के बाहर आपकी मौजूदगी है, कैसा माहौल वहां पर बना हुआ है कल के इस वोटिंग पैटर्न के बाद? क्या लग रहा है कांग्रेस को? जी हर्षा, देखिए जिस तरीके से अभी राकेश सिंह जी जो हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, उन्होंने भी बात रखी, और जिस तरीके से शैलेंद्र जी ने भी अपनी बात रखी कि जो ये हाई परसेंटेज ऑफ रिकॉर्ड तोड़ जो वोटिंग हुई है बिहार में पहले चरण में, जहां करीब 64.66% की वोटिंग रिकॉर्ड की गई थी, और ये सिर्फ करीब 42,000 बूथों की रिपोर्ट हुई थी, और जबकि अभी 45,500 के आसपास टोटल बूथें हैं, पोलिंग बूथ, तो अभी और उन बूथों का नंबर आना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन जरूर था कि जिस तरीके से वोटिंग का पैटर्न आया बिहार में, ये पहली बार ऐसा ऐतिहासिक पैटर्न देखा गया। तो कहीं ना कहीं, जैसा राकेश सिंह जी ने भी बताया, हमारे मैनेजिंग एडिटर ने, कि ये 10% वोटिंग बढ़ना, जो विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर होता है। मगर जिस तरीके से जो घोषणाएं की गई हैं, खासतौर पे महागठबंधन के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, लगातार जो युवाओं से हम लोगों ने कल बात की थी, चाहे महिलाओं से बात की थी, तो उनका साफ कहना था कि किस तरीके से इस बार वो लोग जाति के नाम पर वोट नहीं दे रहे। बिहार में जाति एक बड़ा फैक्टर होता है, मगर जिस तरीके से युवा जो काफ़ी मुखर होकर अपनी बात रख रहे थे, चाहे महिलाएं जो हैं वो मुखर होकर अपनी बात रख रही थी, वो सीधा कह रही थी। उनका सीधा यही मानना था कि हम अपने प्रदेश के विकास के लिए आज वोट करने के लिए आए हैं, हमें जाति से ऊपर उठना है, हमें अपने प्रदेश में विकास चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, बेहतर एजुकेशन चाहिए, बेहतर
जॉब की अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो कहीं ना कहीं रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनने में कामयाब हुआ है बिहार में। क्योंकि हमने देखा है, पिछले कई रिपोर्ट्स भी हम लोगों ने लोगों को दिखाई हैं कि पलायन पे किस तरीके से जो यहाँ पर बातें होती है रोजगार के अवसर ना होने के, तो वैसे में ये मुद्दा बहुत बढ़कर आया और कांग्रेस मानती है इस चीज़ को, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं से हमारी बात हुई, जो टॉप लीडर्स यहाँ पे जो चुनाव को देख रहे हैं उनसे बात हुई, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि इस तरह की वोटिंग जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि जातिवाद के मुद्दे से हटकर खासा एक्टिवली इस बार वोटर्स तमाम मुद्दों को उठाते हुए यहाँ पर नजर आए और इसी बीच हमने देखा कि तमाम युवा यहाँ पर पलायन की बात भी कर रहे थे। रितेश, ग्राउंड जीरो पर लगातार आपकी मौजूदगी थी और आप वोटिंग बूथ पर मौजूद थे, कैसा वोटिंग पैटर्न आपने देखा और क्या महिला वोटर्स वहां पर आपको कितनी देखने को मिली? बिल्कुल, मैं तो लगभग 10-12 बूथों पर अलग अलग और मिला के गया, शहरी बूथ पे भी गया, ग्रामीण बूथों पर भी गया, दियारा इलाके में भी गया, ताकि ट्रेंड क्या है उसे समझा जा सके। जो बम्पर वोटिंग हुई है उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि जब ये ट्रेंड होता है तो सत्ता विरोधी ये लहर होती है, लेकिन मुझे ऐसा दिखा नहीं। और बम्पर वोटिंग, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की बात आ रही है, उसके पीछे की वजह ये भी है कि 2020 में कोविड के साये में चुनाव हुआ था, कोविड जैसे ही खत्म हुआ था उसके बाद बिहार में चुनाव हुआ था, तो बहुत लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे और कई सारी प्रोटोकॉल्स थी, उसकी वजह से भी वोटिंग परसेंटेज पिछली बार कम था। और इस बार कोई ऐसा डर नहीं, कोई ऐसा भय नहीं, सारी चीजें फेवरेबल, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। इसके अलावा जो कई सारी योजनाओं को लेकर बातें कही गई, इसको लेकर भी इसने लोगों को कनेक्ट किया। मैंने एक चीज देखा कि देखिए, सत्ता विरोधी जब लहर होती है और ये जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नहीं, जब ज़्यादा बम्पर वोटिंग होती है तो सत्ता उखड़ने का ये होता है, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन पिछले 10 साल 15 सालों में ये ट्रेंड बदला है। लोग जब सरकार के कामों को पसंद करते हैं तब भी बम्पर वोटिंग करते हैं। अगर सत्ता विरोधी लहर रहती तो बूथों पर वो चीजें दिखती। और आधी आबादी ने जिस तरीके से वोटिंग की है, मैंने देखा कि जहां पर किसी कतार में 100 पुरुष है तो वहां पर 120 महिलाएं उनकी तुलना में खड़ी हैं। और वहां पर महिलाओं में मैंने देखा कि हालिया दिनों में जिस तरीके से सरकार ने कई सारी योजनाओं को लॉन्च किया है, या पहले भी 2005 में से जब नीतीश कुमार। रितेश, यही सवाल खड़ा होता रहा है कि जिस तरह से महिलाएं जो भारी संख्या में वोट की हैं, आखिरकार इसके पीछे क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि 10,000 की योजना ने काम किया है, या जो तेजस्वी ने कहा कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, हर एक घर से एक सरकारी नौकरी, क्या आपको लगता है कि फायदा, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे तीनों रिपोर्टर हैं और तीनों रिपोर्टर से हम चाहेंगे कि इस पे शैलेंद्र जी भी कई जगहों पर लगातार जो है वोटर से बात किया था, साथ ही आनंद बात किए थे, आप अलग अलग, पहले आप रितेश बताएं कि क्या आपको क्या लगता है, क्या महिलाओं ने जो लंबी कतारें थी, आखिरकार किस तरह वोटर आपको लगता है कि उन्होंने वोट किया? बिल्कुल, देखिए, महिलाओं से मैंने खुलकर बात की। महिलाओं में एक चीज तो जो 10,000 रुपए उन्हें स्वरोजगार के लिए दिए गए हैं उसने अपील किया है, क्योंकि वो पैसा उनके अकाउंट में आ चुका है। ऐसा नहीं है कि वो इंतजार कर रही हैं। भले ही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक मुश्त 30,000 रुपए दे देंगे, लेकिन ये चीजें ग्राउंड पर मुझे उतनी कारगर नहीं दिखी, या उस तरीके से जिस तरह से तेजस्वी दावा करते हैं कि ये मैसेज सभी के पास पहुंचा हुआ है, वो नहीं दिखा। युवाओं में भी मैंने देखा कि रोजगार को लेकर नाराजगी थी, पलायन को लेकर। जी रितेश, आपने कहा, आपकी बात समझ लिया। शैलेंद्र जी, आपको क्या लगा? आप भी लगातार जो है विभिन्न बूथों पर गए थे, क्या आपको लगा महिलाओं से जो बातचीत किया, क्या नीतीश कुमार का 10,000 रुपया वाला कार्ड चला या फिर 1 करोड़ वाला नौकरी वाला, क्या आपको लगता है? देखिए सर, कार्ड तो 10,000 वाला ही चला है। महिलाओं का बिल्कुल कहना साफ था और कई बार हम लोग पूछते भी नहीं किस दल को आपने वोट दिया, वो खुलकर बोल रही थी कि नहीं, हमारे लिए तो यही है, हमारे लिए तो मोदी है और नीतीश है। तो ये महिलाओं की एक बात थी, लेकिन जो विशेष बात ये है, शैलेंद्र जी समझ गए। अब आनंद भी कई विधानसभा क्षेत्रों में लगातार दौरा किया था, लगातार जो है रिपोर्टिंग किए थे। आनंद, आप बताइए, आपने पाया, जो महिलाओं से बातचीत की, क्या आपने पाया? क्या 10,000 वाला चला या 1 करोड़ नौकरी देने वाले तेजस्वी वाला, कौन चला? महिलाओं का क्या रुख?
देखिए राकेश जी, जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं के लिए जो स्कीम लाई गई थी नीतीश कुमार के द्वारा, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी बिहार में, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत करीब 1,36,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। और ऐसे में महिलाओं का भरोसा, चूंकि महिलाओं के तरफ खासा तौर पे हमने देखा है पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने किस तरह से काम किया है, चाहे वो महिलाओं को पोलिंग के लिए या फिर जब निकाय के चुनाव होते हैं, यहाँ पंचायत से लेकर म्युनिसिपैलिटी तक, उसमें भी रिजर्वेशन दी गई है। महिलाओं के लिए काफ़ी उन्होंने कार्य किया है, उनके एजुकेशन के लिए भी कार्य किया है। तो ऐसे में महिलाओं का भरोसा नीतीश कुमार के साथ दिखता जा रहा है। मगर हम वही बात करें, अगर तेजस्वी यादव जिन्होंने अपने प्रण में कहा है कि हम हर एक परिवार को एक सरकारी नौकरी, कतारें इस बार हमने एक्टिवली महिला वोटर्स की देखी, और साथ ही वो जो अपील लगातार पीएम मोदी कर रहे थे कि पहले मतदान फिर जलपान, उसका भी खासा असर देखने को मिला। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए। और इस बीच हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं राकेश जी, लगातार हम चाय पर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। बिल्कुल चाय भी बनकर तैयार होने ही वाली है, लेकिन राकेश जी जिस तरीके से हम लोग शुरुआत से ही चाय पर चर्चा कर रहे हैं, अभी तो हम लोग बात ही कर रहे थे कि कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, क्या लिस्ट आएगी, कौन सीएम होगा, खासा उलटफेर हमने देखे और बेहद ज्यादा बड़े बड़े बदलाव देखे। लेकिन कल देखिए पहले चरण का मतदान हो भी गया और कितना इतिहास यहाँ पर रचा है बिहार की जनता ने, जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ वोट यहाँ पर किए गए। और मुद्दे देखिए साफ निकलकर सामने आए। सबसे बड़ा मुद्दा विकास ही रहा, बदलाव ही रहा, पलायन ही रहा। लेकिन महिलाओं की हम लोग बात कर रहे थे, महिलाओं को लेकर क्या लगता है, क्या उनके मन में था इस बार वोट करते समय? हर्षा, हम लोग जब कल चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि वाई और एम वो डिसाइड करेंगे। पहले चरण के आने की बात कर रहे थे, चाय भी आ गई। देखिए हर्षा, सबसे महत्वपूर्ण जिस मसले को चर्चा कर रहे थे कि महिलाएं के हाथ में जो है इस चरण का जो कुंजी है, उनके चाबी उन्हीं के पास है कि क्या। और जिस तरह से तीनों रिपोर्टर, इसलिए हम ग्राउंड पर जाना चाह रहे थे। देखिए सभी लोगों का ये कहना है कि नीतीश कुमार का जो 10,000 का जो कार्ड था वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिखा। इसका मतलब ये साफ है हर्षा कि महिलाओं ने एक तरफा जो है वोटिंग जो है किया है नीतीश कुमार के पक्ष में। और पहले भी मैं 3 विधानसभा में खुद मैं कवर किया था, महिलाएं उस समय बोलती नहीं थी, लेकिन कहती थी कि देखिए जिसने जो काम किया उसको मैं वोट कर रही हूँ। लेकिन आज कल मैं देख रहे थे मुखर थी और कह रही थी कि नहीं भैया जो दिया उसको मैंने दिया। तो ये साफ है कि महिलाओं का अधिकतर जो वोट है वो कहीं ना कहीं एनडीए को गया है। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि दावे प्रतिदावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। मैंने देखा कि महिला इस बार बेहद बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर भी रहने वाली है। जिस तरीके से मुद्दों को लेकर तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, लेकिन कल का जो मतदान था उसमें हमने देखा बेहद अहम सीटें रही हैं, बेहद हॉट सीटें रही हैं। और कल का जो चरण था उसमें कुछ ऐसी सीटें कवर हुई है जहां पर कई बाहुबली थे, कई जो नए लोग इस बार खेसारी लाल हो गए या फिर मैथिली ठाकुर थी, ऐसे जो लोग थे, ऐसे जो दिग्गज थे, कल उनको लेकर वोटिंग देखने को मिली है। क्या लग रहा है पैटर्न को देखते हुए, अब क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या लोग जो नए लोग आए हैं उन पर विश्वास करते हुए नजर आएंगे? देखिए अभी 2 मैं सीटों का यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा, 2 महागठबंधन का और 2 एनडीए का। तेजस्वी यादव जो कि राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर मुकाबला जो है कांटे का हो गया है, ठीक है। वहीं जो है उनके बड़े भाई तेज प्रताप महुआ से जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट वहां से मिल रहा है उसके मुताबिक उनकी स्थिति जो है ठीक है। मतलब वहाँ उनकी टक्कर जो है एनडीए से है, वहाँ पर तीसरे नंबर पर जा रही है महागठबंधन। अब बात कर लेते हैं एनडीए की। एनडीए में जो तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कंफर्टेबल हैं, उनकी कोई वो अपना बढ़त बना चुके हैं। दूसरी तरफ लखीसराय से जो कि दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जो आपने देखा कि किस तरह से उनकी तू मैं हुई आरजेडी के एमएलसी द्वारा, तो वे कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी जो है वो अटकी पड़ी है। अच्छा, मोकामा को लेकर क्या लगता है? आनंद सिंह के देखिए गिरफ्तारी हुई है, लोगों का ट्रस्ट टकमगाएगा? देखिए वहां पर जो भूमिहार बहुल क्षेत्र माना जाता है मोकामा, मैं पिछले 3 इलेक्शन से वहां पर गया हूं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया था। वहां टाल एरिया में वहां एक भूमिहार जो है, जो जाति जो कि डोमिनेट करती है,
वो पूरी तौर पर एकजुट हो गई है और कहीं ना कहीं पूरे अनंत सिंह के साथ दिखी। जो पहले कुछ उनमें छिटके हुए थे, जो कि सूरजभान के साथ थे, जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनकी पत्नी बीना देवी उनके साथ थे, लेकिन इस घटना के बाद, उनकी गिरफ्तारी के बाद, वे पूरी तौर पर भूमिहार जाति जो है, अगड़ी जाति जो है, वो अनंत सिंह के साथ दिखी जो है इसमें। वाकई इस बार का जो ये मुकाबला है ये बेहद दिलचस्प होने वाला है और बिहार की सत्ता में कौन काबिज होगा इस पर हमारी लगातार नजर बनी है, क्योंकि हमारी चाय देखिए गर्म रहेगी और इसी तरीके की गर्मा गर्म बातचीत आपसे लगातार करते रहेंगे, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे और इसी तरीके से आपके साथ स्टूडियो में हर रोज हाजिर होंगे। लेकिन फिलहाल आज चाय पर चर्चा में इतना ही, कल फिर एक बार आपके साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।